स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा। सो प्लीज कंसिडर इट। आरव और राजीव ने साथ मिलकर सब सामग्री इकट्ठी कर ली। उन्होंने किसी को भी इस सब प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा था कि कल पीपल के पेड़ के सामने रुद्र स्वस्तिक पाठ होगा। सब सामान की व्यवस्था करते करते रात हो गई। वेद छत पर राजीव और आरव के साथ आराम से सो रहे थे। वेद को उनके पास्ट के कई डरावने सपने आ रहे थे। ये सपने आ रहे थे या वो ब्रह्म राक्षस दिखवा रहा था, ये कह पाना काफी मुश्किल था। पर सपने में वो अपनी बहन को एक बहुत ही बड़े दानव के हाथों से मरते हुए देखते हैं। वो चिल्लाते हैं, सबको बुलाते हैं, पर उनकी बात कोई भी नहीं मानता और सबको लगता है कि वेद ने ही अपनी बहन को मारा है, क्योंकि सभी लोग वेद को पागल समझते थे। ऊपर से एक और सपना बार बार आ रहा था। एक शख्स जाग रहा था, शख्स जो दिखने में अजीब तरह से था। उसके पूरे शरीर में टाके लगे हुए थे। एक हाथ काला था तो दूसरा गोरा, चेहरा आधा अजीब से रंग का। ऐसा लग रहा था जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग अंगों को मिलाकर एक ऐसा शख्स बनाया गया है। और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि ये दुनिया मेरी है, मैं वापस आ रहा हूं और मैं एक एक को खत्म कर दूंगा जिन्होंने मुझे रोकना चाहा। और बार बार वो वेद का नाम ले रहा था, जैसे वेद ने पहले भी उसको कभी रोका था, पर वेद को तो याद ही नहीं था कि कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। पर खैर, वेद घुट रहे थे, अपने अतीत को अनुभव कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा भी अतीत दिखाई दे रहा था जिसे उन्होंने कभी अनुभव किया ही नहीं था, जो कभी हुआ ही नहीं था। एक झटके से वेद उठे, अपने अतीत को वापस से अनुभव कर उनकी आंखें नम हो गई। घर की छत से लगकर पीपल का पेड़ था, जिसकी ओर वो देखते तो वही लाल गहरी आंखें उन्हें दिखाई देती। पर आज वो काफी शांत थी, जैसे सिर्फ वेद को देख रही हो, समझ रही हो, कुछ दिखा रही हो या कहीं चेतावनी दे रही हो। खैर, सुबह हो गई। सारे पंडित आके, वेद और राम सहाय जी सभी तैयारियों में लगे हुए थे। आरव और राजीव अपनी जो भी मशीन थी उन्हें हटा रहे थे, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी तो थी नहीं, तो ये किसी काम की नहीं थी। तैयारी करते करते 10 बज गए। वेद ने हनुमान जी को प्रणाम कर उनकी तस्वीर पीपल के पेड़ की जड़ के पास रखा। वेद सबसे आगे बैठे, उनके पीछे राम सहाय जी का परिवार और आसपास पंडित जो पाठ शुरू करते। आरव और राजीव भी वहीं पर थे, पर थोड़े दूर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा था। पाठ की गति तेज होती रही, कोई हलचल नहीं हो रही थी। अचानक से पत्ते हिलने लगे। वेद को आभास होने लगा कि उनके सामने कोई खड़ा है। उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी भी कुछ अनुभव नहीं किया था। ब्रह्म राक्षस, जिन्नात, बेताल, ये सब ऐसी एंटिटी हैं जिनका सामना कर पाना ना के बराबर है। इनसे माफी मांगकर या ये अपने आप चले जाएं तो ही ये चीजें हो पाती हैं, वरना इनसे लड़ना मुश्किल या कहें नामुमकिन है। वेद की आंखें बंद थी, पर जब ये प्रेजेंस बढ़ने लगी तो वेद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा उनके ठीक सामने ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। पूरा लाल बदन, सफेद धोती, जनेऊ धारण किया हुआ, आंखों से खून की धार बह रही थी और सर पर 2 बड़े बड़े सींग, जिसे देख वेदा को भी डर लगने लगा। पर वो ब्रह्म राक्षस बस बैठा उन पंडितों को साथ साथ उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। काफी देर तक ये पाठ चलता रहा कि तभी वेद के ऊपर कुछ गिरा। उन्होंने देखा तो कहीं से खून की बूंदें गिर रही थी। वेद ऊपर देखते तो पीपल के एक डाल पर बैठा ब्रह्म राक्षस उनकी ओर देख रहा था और उसकी आंखों से खून गिर रहा था।
यह ऐसा लग रहा था जैसे आंसू है पर खून के। अभी वेद कुछ समझ पाते वो ब्रह्म राक्षस एक सफेद रोशनी के गोले में बदला और सीधा वेद की ओर बढ़ने लगा और वेद के अंदर समा गया। वेद को सब कुछ सुनना बंद हो गया। आसपास अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वेद प्रकाश, मैं जानता था तुम्हें मुझे मुक्त करवा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती दे रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारे इस लगन से ये सब तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया था। बहुत सी बातें मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं, पर सब बताने के लिए मैं रुक नहीं सकता। पर हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जो जाते जाते मैं बता कर जाऊंगा। सारे राज तुम्हें बता दूं, पर अब मैं चाहता हूं ये राज तुम खुद पता करो। मुझे तुम पर भरोसा। तुम्हारे पास ये ताकतें होना कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हें ये ताकतें किसी खास कार्य के लिए दी गई है। पिछले काफी सालों से, जब से इंसान धर्म के काम करने लगे, तब से बहुत से ऐसे लोग भी आए जो कि अधर्म करते। जैसे मुझे देख लो, मैंने अमीरों के लिए पाठ पूजा की, गरीबों के लिए कभी नहीं। मैंने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया, मेरे अंदर लालच आ गया। मैं कैसा हूं, ब्रह्म राक्षस बन गया। ऐसे और भी बहुत से लोग होते हैं, और जब जब ऐसे लोग मिलते हैं तो एक ऐसी शक्ति का आह्वान करते हैं जो इस दुनिया से धर्म को खत्म करना चाहती है। तुम जानते हो, जब जब कोई राक्षस इस धरती पर आता है और धर्म को खत्म करने की कोशिश करता है, तो स्वयं विष्णु अवतार लेकर आते हैं। जैसे रावण के लिए राम, कंस के लिए कृष्ण, महाभारत हुई, उनके लिए भी कृष्ण की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता थी। हिरण्यकश्यप के लिए नरसिम्हा, जितने मर्जी तुम अवतार देख लो, पर हर बार वो आए ऐसा जरूरी भी नहीं है। अब जो अगला अवतार उनका होगा वो कल्कि का होगा, पर उससे पहले भी इस कलयुग में काफी चीजें हो रही हैं। अगर तुम देखोगे अपने आसपास, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब राक्षसों की पूजा करते हैं, शैतानों की पूजा करते हैं। कितने ऐसे समूह हैं जो ऐसी अदृश्य शक्ति को मानने लग गए जो उन्हें एक पल में ही वो सब कुछ देती। ऐसा ही एक समूह है जो वापिस अपना सर उठा रहा है। 50 साल पूरे होने को है। 50 साल पहले तुमने उनके मकसद को असफल किया था। उससे 50 साल पहले भी, हालांकि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी उम्र तो भी बहुत ही कम है, तो कैसे? तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है, ये वरदान है, और इस वरदान का तुम्हें सही उपयोग करना है। वेद, तुम्हें बनारस जाना है। जैसे तुम बनारस पहुंचोगी, किसी न किसी जरिए से तुम अपने आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर कुछ होने जा रहा है। तुम्हारे पास केवल 15 दिन है। इन 15 दिनों के अंदर अगर तो तुमने उस समूह को ढूंढ लिया और उस जरिए को भी, जिस जरिए से वो इस दुनिया में आएगा वो संपूर्ण होगा, उसे रोकना है। अभी के लिए मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूं। धन्यवाद मुझे मुक्त कराने के लिए। वेद एकदम से बेहोश हो गए। सब उन्हें उठाकर अंदर लेकर जाते, उन्हें तख्त पर लेटाते, उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे उन्हें होश आया, सब लोगों ने चैन की सांस ली और वेद ने उन्हें बताया कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल चुकी है। शाम को उन्होंने निकलना था, तो वेद ने सोचा कि एक बार उन संत से मिलकर आऊं, उन्हें धन्यवाद कर दूं। वो वहीं पर पहुंचे जहां पर वो मंदिर था, पर उन्हें वहां पर कोई भी मंदिर दिखाई नहीं दिया। वो उस मंदिर को, उस संत को काफी ढूंढते हैं, पर कोई नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है, वेद ने सोचा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें हल्के से छू कर गुजरा। एक घंटे की आवाज सुनाई दी। आसपास देखा तो उन्हें शांति का आभास हुआ, एक अलग सी शांति, जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके पास से गुजरी हो।
कुछ कह कर गई हो। उन्हें एहसास हो गया कि शायद वो जिनसे मिले थे वो कोई संत नहीं बल्कि उनके संकल्प में मांगी इच्छा पूरी हुई। उन्होंने वहां की मिट्टी को प्रणाम किया और अयोध्या के लिए निकल गए। पर वो अयोध्या के लिए निकले जरूर थे, पर अयोध्या उनका आखिरी पड़ाव नहीं था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने जो बातें कही थी और जो उन्होंने सपने में देखा था, कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो उठ रही थी, आंखें खोल रही थी और वेदा को शक्ति को रोकना था, जैसे वो हमेशा से रोकते आए थे। पर वेदा को ये याद ही नहीं था, शायद पिछले जन्म की बात, या फिर जो उनका रूप है, जो ताकत उनके अंदर है, वो पहले किसी और के पास थी। चीजें काफी बदलती हैं, कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, कुछ नहीं। वेद को इस शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उन्हें इतना पता था कि उन्हें बनारस जाना है और जो जगह ब्रह्म राक्षस ने बताई है वहां पर जाकर छानबीन करनी है, उसको रोकना है, उसको जो उस दुनिया से इस दुनिया में आने वाला है, और उस जरिए को भी रोकना है जिस जरिए से वो यहां पर आएगा। रात के यहीं 1:22 हो रहे थे। ट्रेन की विंडो से बाहर देखते हुए अविनाश कुछ सोच ही रहा था। पिछले दिनों जो उसके साथ हुआ उस गांव में, उसने अंदर तक उसे हिलाकर रख दिया था। ऊपर से उन पंडित की एंट्री जो अविनाश के बारे में जानते थे। खैर, अविनाश के साथ उसके दोस्त भी वापस जा रहे थे, लेकिन सब चुप थे। रात के 2 बज गए। ट्रेन झिलमिल रात से गुजरती जा रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका अविनाश को महसूस हुआ। अविनाश ने देखा ऑपोजिट सीट पर एक आदमी बैठा है, सफेद कपड़ों में, एकदम शांत, और आंखों में अजीब सी उदासी है। अविनाश को याद नहीं ये कब आकर बैठा, और ऊपर से उसके तीनों दोस्त सो रहे थे। अविनाश बस विंडो साइड से बाहर का सीन देख रहा था। वो शख्स अविनाश को देख रहा था, बिना पलके झपकाए। अविनाश ने उससे नजर हटा ली, पर तभी वो आदमी धीमे से अविनाश से कहता है, तुम मुझे देख पा रहे हो ना? मेरी बात को सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अविनाश एकदम से चौंक गया। वो उस शख्स की ओर देखने लगा। वो हाँ नहीं बोल पा रहा था, पर कुछ तो था उसकी आवाज में, दर्द या कहीं डर। वो एक आत्मा थी, एक पोस्टमैन की आत्मा। उसने बताया उसको झूठी चोरी के इल्जाम में इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर मार दिया गया था। कहते हैं एक एनवेलप में पैसा गया था और सबने उसी पर इल्जाम डाल दिया, जबकि उसने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, ना कभी किसी से रिश्वत ली, ना किसी का पैसा खाया। तो उसकी आत्मा भटक रही है इंसाफ के लिए, और उसने अब अविनाश को चुना है। पर सिर्फ यही बात नहीं थी, कोई और बात भी थी अविनाश में, और अविनाश के साथ साथ उस आत्मा में भी। वो आत्मा बाकी आत्माओं से काफी अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज का हिस्सा है। खैर, चंडीगढ़ स्टेशन पर उतरते ही अविनाश उस आत्मा के साथ जाता है। तब उस आत्मा ने उसे कहा, मेरा सच उस जगह दबा है जहां से सब लेटर निकालते हैं, वहां पर जाओ, पढ़ो उसे। एक पुराना बंद पड़ चुका पोस्ट ऑफिस सिटी के कोने में, जहां अब भी सब कुछ वैसे का वैसा ही था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया। वहां जाकर अविनाश ने देखा एक पुराना इलेक्ट्रिक पोल, उस पर नाम लिखा था राजीव के, और उसके नीचे जमीन पर कुछ जलने के निशान। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें उन्होंने चुना है। उस लेटर बॉक्स को खोलो, पढ़ो। एक पुराना लेटर बॉक्स
अब भी था वहां, जंग लगा, टूटा पर बंद नहीं। अविनाश ने अंदर हाथ डाला और एक लेटर निकाला। ऊपर सिर्फ एक सिंबल बना था और नीचे लिखा था, यू आर द चोजन वन, द कल्ट। और जब अविनाश ने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी पोस्टमैन नहीं था। अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर अभी हुआ क्या। तभी एक कौवे की आवाज आती। अविनाश समझ जाता है कि ये कौन है। अविनाश को लगने लगा कि शायद उस काले लिबास वाले शख्स ने इस पोस्टमैन की आत्मा को भेजकर उसे उल्लू बनाया, उसे अपने जाल में फंसाया। वो जल्दी से बाहर आता है और देखता है बाहर अंधेरे पेड़ के नीचे काले लिबास में एक शख्स खड़ा है, और जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा है उसी पेड़ पर वही बड़ा काला कौवा बैठा हुआ है। हालांकि अंधेरा काफी था, पर उन दोनों की चमक ऐसी थी कि वो अंधेरे में भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते थे। वो शख्स बस अविनाश को देख रहा था। अविनाश धीरे धीरे कदम आगे रखते हुए सड़क पर आता है और सोचने लगता कि ये यहाँ पर क्या करने आया और उसने आखिर अविनाश को यहाँ पर बुलाया क्यों। पर अविनाश एक तरफ से बेखौफ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो जो सफेद पक्षी है वो उसे बचाने आएगा ही। कि तभी एक आवाज आई, हर वक्त हर समय मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें इतना ताकतवर बनना पड़ेगा कि तुम अकेले लड़ सको, और वैसे भी आज वो तुमसे लड़ने नहीं आया है। ये आवाज शायद उसी सफेद पक्षी की थी। अविनाश धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए उस शख्स के पास आता है और पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और तुम ही वो हो ना जिसने मेरे दादा और दादी जी को मारा और उस आत्मा को भेजकर मुझे यहां पर बुलाया। क्या करना चाहते हो तुम? जिस पर हंसकर वो काले लिबास वाला शख्स आगे आता है और कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हारे दादा दादी को नहीं, तुम्हारे परदादा और परदादी को भी मारा है। और दूसरी बात, उस आत्मा को मैंने नहीं भेजा था, बल्कि किसी और ने भेजा था। मैं तो यहां पर तुझे सावधान करने आया हूं। इंसान भी कैसा है ना, चीजों को आसान करने के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें कर देता है जिससे वो बाद में मुसीबत में फंस जाता है। तुम्हारे पुरखों ने जो द्वार खोलने के लिए मंत्र बनाया था काफी कठिन था, उसे हम बोल तक नहीं सकते थे, पर उसे आसान करते करते तुम्हारे परदादा के दादा परदादा उसे यहां तक ले आए कि उस रास्ते को ट्रेन बना दिया। मतलब कितना आसान कर दिया ना। एक ट्रेन इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाती है आत्माएं लेकर, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो ट्रेन यहां से आत्माएं लेकर वहां जाती है, वो ट्रेन वहां से भी यहां कुछ ला सकती है। खैर, उनकी मूर्खता थी, पर उनकी इस मूर्खता को समझदारी में बदल दिया उस सफेद पक्षी ने। वो उस ट्रेन की रक्षा करने लगी, पर कब तक कर पाती? वो बस आम आत्माओं को रोक पाती थी, मुझे नहीं रोक पाई, क्योंकि मैं तो राजा हूं। मुझे इस दुनिया पर कब्जा करना है। मेरी फौज वहां पर तैनात है। बस एक बार मुझे तुम ये टिकट दे दो, मैं उन्हें यहां पर ला पाऊंगा। और अच्छा ही रहेगा एक तरह से, क्योंकि तुम इंसान वैसे भी इस दुनिया को रहने लायक छोड़ोगे नहीं, और जो होने जा रहा है वो भी इस दुनिया पर कब्जा ही करेगा। उससे तो मैं ठीक ही हूं। ये समझ इंसान कि मैं बस यहां पर आकर कमजोर हो गया हूं। मुझे ताकत मिलती है अंधेरे से, दूसरी दुनिया के अंधेरे से, पर अभी भी मैं तुझसे जीत सकता हूं। पर मैं तेरे भले के लिए आया, तो मेरे साथ समझौता कर ले। ये टिकट मुझे दे दे, वरना तुझे जो यहां पर लेकर आया, जिसके आदेश पर लेकर आया, वो कोई आम नहीं है। वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो जो उस युद्ध में मारे गए थे उनकी आत्मा को वापस यहाँ पर लाना चाहते हैं, या कहीं उसको यहाँ पर लाना चाहते हैं। जिसे लाने के लिए उनमें से काफी लोगों ने बलिदान दिया। तू मुझसे समझौता कर ले, वो तेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
पर अगर नहीं करेगा, मार तो वो तुझे देंगे, काम से पहले या काम के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, सोच ले। ये सब बातें सुन अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, कौन लोग और कौन सा युद्ध? जिस पर वो शख्स किलसा और बोला, अभी चिट्ठी मिली ना, पढ़ा ना तूने, बस वही लोग। वो उसे जगाना चाहते हैं, उसे इस दुनिया में लेकर आना चाहते हैं, पर वो ऐसे नहीं आ सकता। उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो हर चीज में निपुण हो, और हर बार जब भी वो आने वाला होता है वो यही करते हैं, अलग अलग लोगों को मारते, उनके अंगों को काट कर एक ऐसा इंसान बनाते जिसके अंदर वो प्रवेश कर सके, और आगे पीछे उनके पास रास्ता नहीं होता था, पर इस बार उनके पास एक रास्ता है। तू जो बिना रिचुअल किए उसे यहां पर ला सकता है, और उन आत्माओं को भी जिन्होंने बलिदान दिया। और पता, उनका सरदार इतना आधुनिक है जो इस युग का, उनसे तू लड़ नहीं पाएगा। उसके पास आधुनिक हथियार भी है, सब कुछ है, वो तुझसे काम करवाएगा, और अगर तू काम नहीं करेगा तो तुझे वो मार देंगे, समझा? मेरे साथ समझौता कर ले। अविनाश कदम पीछे की ओर करने लगा, पर जैसे ही वो काले लिबास वाला शख्स अविनाश की ओर बढ़ा, ढेर सारे काले रंग के धुएं उड़कर कहीं से आते और अविनाश के सामने खड़े हो जाते। अविनाश नहीं जानता था कि ये कौन है, कहां से आया है, कि तभी अविनाश के कानों में एक आवाज आई, हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें उन्होंने चुना, उन्होंने, उनकी सेवा करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और अगर नहीं करवाए तो भुगतोगे। तुम्हें हम वक्त दे रहे हैं, हमारे साथ में, हमारे साथ का उतनी देर में काला कौवा चिल्लाया और वो काले लिबास वाला शख्स गायब हो गया, और वो धुएं अविनाश की ओर पलटे और बढ़ने लगे उसकी ओर, पर अविनाश किसी तरह वहां से भाग जाता है। रात के ठीक 11:30 हो रहे थे। विक्रांत सिन्हा कमरे में बैठे बस फाइल्स को देख रहे थे, जहां ये सुल्तान का नाम बार बार सामने आ रहा था, पर आखिर ये सुल्तान था कौन और मिल क्यों नहीं रहा था उन्हें? बड़ी मुशक्कतों के बाद कहीं एक लीड मिली थी कि वो एक उभरता हुआ गुंडा है जो छोटे मोटे क्राइम्स और ड्रग डीलिंग का काम करता है। स्टूडेंट्स को नशा पहले फ्री में देता है, और जब उन्हें लत लग जाती है तो पैसा निकालता है। पर इसने शशांक को क्यों मारा, और वो लड़की कौन है? अभी वो इतना सब सोच ही रहे होते हैं कि फोन आता है कांस्टेबल गुप्ता का, जिसे सुल्तान की लोकेशन का पता लग चुका था। तुरंत विक्रांत सिन्हा वहां से निकलते हैं। वर्दी में नहीं थे वो, पजामा और टी शर्ट में निकल पड़े। बारिश होने वाली थी, रह रहकर बिजली कड़क रही थी, पर विक्रांत सिन्हा की आंखों के सामने बस सुल्तान था। इंफॉर्मेशन मिली थी वो एक गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है। विक्रांत सिन्हा उसी गेस्ट हाउस के सामने पहुंचे। पुलिस जीप खड़ी थी और बगल में एक सफेद रंग की गाड़ी जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। जैसे विक्रांत सिन्हा अंदर पहुंचे तो अंदर कांस्टेबल गुप्ता, एक 2 और पुलिस ऑफिसर और एक इंस्पेक्टर खड़ा था। जो कौन है विक्रांत सिन्हा नहीं जानते थे। विक्रांत सिन्हा सीधा कांस्टेबल गुप्ता के पास गए और बोले, हाँ गुप्ता, कहां पर हो सुल्तान? जिस पर वो इंस्पेक्टर पलटा। बेडोल सा शरीर, मोटी मूछें, पेट इतना बड़ा कि जैसे पूरे घर का राशन अकेले खत्म कर देता हो। दांत आधे लाल थे, जिससे पता चल रहा था कि ये गुटखा भी खाता है। वो विक्रांत सिन्हा की ओर देखता है और कहता है, कौन है भाई, और तुमको काहे जानना है कि सुल्तान कहां है? जिस पर विक्रांत सिन्हा सल्यूट करते और कहते हैं, सब इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा, और मैं इस केस को देख रहा हूं। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर, जिसका नाम हजरत था, वो विक्रांत सिन्हा को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, बाबू पहली बात, इस केस को देख रहा हूं नहीं, देख रहे थे। विक्रांत सिन्हा कुछ समझते इससे पहले वो इंस्पेक्टर बोला, और दूसरी बात, वर्दी कहां है?
ऐसे ही आगे ड्यूटी पे हैं? कहाँ है वर्दी? हम नए इंचार्ज हैं। वैसे कल से हमारी ज्वाइनिंग है, पर हम इंतजार नहीं करते ऑर्डर मिलने का। देखो ड्यूटी पर लग गए ना। विक्रांत सिन्हा समझ गए कि यहां दाल में कुछ न कुछ तो काला है। सर, आपको कैसे पता चला कि सुल्तान यहां पर है और आप यहां पर किसके ऑर्डर से आए? मतलब ये केस तो। विक्रांत सिन्हा भी बोल ही रहे थे कि जेब से गुटके का पैकेट निकाल मुंह में गुटका भर। वो इंस्पेक्टर बोला, काहे दिमाग खराब कर रहे हो अपना? जाओ ना, सो जाओ। ये ऑर्डर किसका है तुमको जान के कहा करना। तभी बीच में वहां खड़ा एक ऑफिसर, उसका फोन बजा। बाबू, हम इंचार्ज हो गए हैं, अब हम देखेंगे हमको क्या करना है, समझे? बाहर जाके बतियाओ। और तुमसे ना, जाओ, ये केस हम देख रहे हैं और यहाँ कोनो सुल्तान नहीं है। और सुन कांस्टेबल, चार्जशीट ला कर देना जिसमें सुल्तान का नाम है। काटो। ड्रग्स करके लड़का मर गया, बस इस केस में क्या देखना। विक्रांत सिन्हा ये सुनकर तमतमा गए और बोले, आ गया ना ऊपर से ऑर्डर। सुल्तान पर भी किसी पावरफुल आदमी का हाथ होगा, तभी आप जैसे इंस्पेक्टर जो ज्वाइनिंग के बाद भी ना आए ड्यूटी पर, वो ज्वाइनिंग से पहले ही ड्यूटी पर आ गए। सर, सब समझ आ रहा है। इतनी मेहनत से मैं यहां तक आया और आपने ये केस मुझसे छीन लिया, पर मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। तभी वो ऑफिसर जिसका फोन आया था वो अंदर आता और कहता है, सर वो मॉर्चरी से एक बॉडी गायब हो गया। एक पुरानी बाइक खड़ी थी बाहर और अंदर का दृश्य बहुत डरावना लग रहा था। चीर घर के पास में एक पीपल का पेड़ था जो इस पूरे एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। खैर, गुप्ता और विक्रांत सिन्हा उतरते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर आते ही विक्रांत सिन्हा को ऐसा लगा कि कोई ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू कर गुजरा हो और ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। पीपल के पेड़ पर जब उनकी नजर पड़ी तो कोई भी पत्ता नहीं हिल रहा था। खैर, इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए विक्रांत सिन्हा अंदर आए। वॉचमैन डरा हुआ था और एक कोने में दुबक कर बैठा था, जिसने जैसे कांस्टेबल को देखा भागते हुए गया और कहने लगा कि साहब, अच्छा वो आप सब आ गए। वो भूत है, वो लाश अपने आप गायब हो गई। मतलब मैं यहीं बैठा हुआ था, अचानक से मुझे अंदर से आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो लाश ही नहीं, और साहब ताला बाहर से बंद था। मैंने खुद बंद किया था। खिड़की सब अंदर से बंद है। कैसे? अब हिमा सब भूत प्रेत कोनो हाथ है बस। जिस पर विक्रांत सिन्हा आगे आते और उसे शांत कराते हुए कहते हैं, अपने आप गायब हो गई। लाश है वो, फालतू की बातें मत करो। अरे भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, ठीक है? मुझे वो जगह दिखाओ जहां से वो लाश गायब हुई है। वो वॉचमैन डरते हुए उन दोनों को कोल्ड स्टोरेज फ्रीजर रूम में लेकर गया, जहां अलमारियों जैसे ढेर सारे ड्रॉर बने हुए थे, पर बड़े बड़े, और हर ड्रॉर के बाहर एक नोट लटक रहा था जिस पर अंदर कौन है उसके बारे में सारी जानकारी थी। उन सभी ड्रॉर में से एक ड्रॉर खुला हुआ था और उस ड्रॉर के अंदर का स्ट्रेचर बाहर उल्टा पड़ा था। वो वॉचमैन उसके पास गया और बोला, साहब यहीं से गायब हुई है लाश। विक्रांत सिन्हा अपने कदम आगे रखते हुए उस स्ट्रेचर के पास आते और फिर फोन के फ्लैश लाइट चलाकर उस ड्रॉर के अंदर झांकते। अंदर खून से एक निशान बना हुआ था, एक गोला जिसके अंदर ट्रायंगल बना था पर उल्टा, और उसके बीच से एक लाइन जा रही थी जो एक आकृति बना रही थी, कुछ डिमोनिक। विक्रांत सिन्हा जैसे ही उसे छूने वाले थे कि एकदम से उनके हाथ रुक से गए, रूह अंदर तक कांप गई। शायद यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और ये कोल्ड स्टोरेज रूम था ना, ऑब्वियस सी बात है। ये सोचकर उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला और यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। कोई भी सबूत नहीं था कि कोई अंदर आया, कोई बाहर गया। सीसीटीवी तो थे पर काम कोई भी नहीं करता था, क्योंकि जो इस चीर घर की डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से पैसा आ रहा था, उसमें से आधे से ज्यादा पैसा गिद्ध बने कुछ अफसर पहले ही खा लेते। खैर, ये केस कुछ
अलग सा था। किसी की एंट्री हुई नहीं, ना कोई बाहर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश अंदर ही अंदर अपने आप गायब हो गई। विक्रांत सिन्हा ने उससे लाश की डिटेल मांगी तो वॉचमैन ढूंढ कर एक फाइल लेकर आता है जिस पर लिखा हुआ था, राजेश, उम्र 32 साल, चमड़े का काम करता था, और मौत, इसकी मौत कैसे हुई, इसमें तो कुछ लिखा नहीं हुआ। विक्रांत सिन्हा पढ़ रहे थे, बीच में ही वॉचमैन बोला, अरे साहब यही तो झोल है सारा, एकदम से गिर पड़ा और ना सांस चल रही ना धड़कन। डॉक्टर ने देखा कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आया, और कल इसका पोस्टमार्टम होना था और आज ही बॉडी गायब हो गई। ये सुनकर विक्रांत सिन्हा अपना माथा खुजाने लगे। शायद ये मरा नहीं था, पर मरा नहीं था तो यहाँ आया क्यों? एक काम करो गुप्ता, इस राजेश की फोटो आसपास के थानों में और बाकी जगहों पर भेज दो ताकि कहीं भी दिखे तो पकड़ा जाए। जहां तक मेरा शक है वो मरा नहीं है, और ये निशान, इस निशान में कुछ ना कुछ तो है। तुम दोनों सुनो, इस निशान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कहीं मीडिया तक की बात फैल गई तो फालतू में अफवाह बन जाएगी। खैर, बाकी मैं देखता हूं आखिर ये निशान है क्या, और बॉडी कहां चली गई है। ये केस थोड़ा बदल सा गया था। कहां वो सुल्तान को पकड़ने गए थे और कहां यहां पर आ गए। एक लाश वाला केस जो गायब हो चुकी है, पर अपने आप कैसे, और ये निशान किस चीज का था। दोपहर के ही 2 बज रहे थे। सुनसान गली, और उस गली से गुजरता हुआ एक आदमी हाथों में सिगरेट लिए एक कश लेता है और धुआं हवा में छोड़ता है। तभी उसे ढेर सारे बंदरों की आवाज आती है। उसने सामने देखा तो एक घर था। दीवारें तो ईंट की थी पर छत टीन का। उस पर बंदर कूद रहे थे। लोहे का छोटा सा गेट था जो हल्का सा खुला हुआ था, जिसके अंदर से बंदर आ रहे थे, जा रहे थे। बंदर जाते खाली हाथ, पर बाहर आते सब्जियों और फ्रूट्स के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भी नहीं है, और जो था वो दरवाजा खोलकर चला गया। और इसी वजह से बंदरों ने उस घर पर अपना कब्जा जमा लिया। खाने पीने की जितनी भी चीजें, उसकी जरूरतें पूरी कर ले रहे वो सब। वो शख्स आगे बढ़ता है, पर बंदर इतने थे कि जा नहीं पाता, तो वापस मुड़ जाता अपने घर की ओर। छत पर 3 बड़े बंदर बैठे हुए थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर देख रही थी। अचानक एक अंदर कूदा। अंदर रसोई में बर्तन टकरा रहे थे। एक केला उठाया, दूसरा आलू, तीसरे ने सेब, और फिर सब दरवाजे से बाहर आ गए। काफी लोग उस घर के पास से गुजर रहे थे, पर घर के पास आते अपने कदमों को तेज कर लेते ताकि बंदर उन्हें काट न ले। शंकर लाल उम्र यही 55 से 60 बरस की थी, और वो पड़ोसी था। हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी लिए वो बंदरों को भगाने लगा, और आधा खुला दरवाजा पूरा खोलकर उसने जोर से पुकारा, रामदीन, ओ रामदीन, घर में है भी कि नहीं? वैसे तो कहीं जाता नहीं, और आज ठेला भी बाहर खड़ा है, सब्जी बेचने भी नहीं गया। रामदीन, अरे भाई दरवाजा खोलकर कहां चला गया ये? कहीं कोई घुस तो नहीं गया इसके घर में? हट हट, ते बंदर, भागो यहां से। सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर गया। घर में अंधेरा था और एक अजीब सी गंध, जैसे लोहे और सड़े मांस की मिली जुली कुछ हो। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, और शंकरलाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। रामदीन, उसने फिर से आवाज दी, पर धीमे स्वर में। उसे लग रहा था कि शायद घर में कोई चोर घुस गया। अगले ही पल उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वो जम गया, जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। रामदीन बिना कपड़े के खून से लथपथ, दोनों हाथ के कोहनी के नीचे के हिस्से कटे हुए थे और गायब थे, और उसके सीने पर गहरे लाल रंग में बना था एक अजीब सा निशान।
शंकरलाल का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें फैल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस आती है। कांस्टेबल गुप्ता, सब इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा और 2 सिपाही। विक्रांत दस्ताने पहनकर लाश के पास झुक जाते हैं, निशान को अच्छे से देखने लग जाते हैं और इतने बड़े निशान को देखकर गुप्ता से कहते हैं, गुप्ता इस निशान को देखो, ये वही निशान है ना? गुप्ता जो यहां वहां फोटो खींच रहा था वो हड़बड़ाते हुए आगे आता है और कांपती आवाज में कहता है, साहब मतलब ये उन्हीं लोगों का काम होगा जिन्होंने परसों मॉर्चरी में। विक्रांत सिन्हा ने उसकी बात काट दी और ठंडे पर भारी स्वर में कहा, शांत हो जाओ, यहां पर बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए और शायद ये वही हैं। ये देखकर गुप्ता उन दोनों कांस्टेबल से इस बात को छुपाता है और धीमे से बोलता है, लेकिन साहब वो लाश तो मॉर्चरी से गायब हो गई थी, उसका अब तक कुछ पता नहीं चला। और ये विक्रांत सिन्हा की आंखें ठंडी थी, उनके होंठ बस इतना ही बोले, गुप्ता गायब नहीं हुई थी, उसे चोरी किया गया, या तो वो जिंदा था भाग गया, कोई ना कोई तो राज है इन सब चीजों के पीछे। कभी कभी मौत एक दरवाजा बंद नहीं करती बल्कि एक नया खोल देती है, और ये उस दरवाजे के पीछे का पहला कदम था। विक्रांत सिन्हा अभिलाष के पास झुके ही थे कि उनके जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर नाम चमका, इंस्पेक्टर का था जो नए यहां पर आए थे। फोन उठाकर विक्रांत सिन्हा ने कान पर लगाया। सामने से गुटखा खाता वो इंस्पेक्टर बोला, हेलो हेलो विक्रांत, अरे सुना मर्डर हो गया, हमारी जरूरत है ना, हमारे बताओ अगर अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे तो। वैसे भी हम एक बहुत जरूरी केस पर लगे हुए थे, वही अपना शशांक का ड्रग केस। अगर मेरी जरूरत है तो बताओ, हम आ जाते हैं। विक्रांत सिन्हा सख्त पर दबे स्वर में कहते हैं, नहीं सर, यहां पर आपकी जरूरत नहीं है। वैसे भी ये केस उस मिसिंग बॉडी वाले केस से जुड़ा हुआ है और आपने तो खुद कहा था कि आप मेरे इस केस में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे, तो बेहतर ये रहेगा कि आप उस केस पर ध्यान दें जिस पर आप ध्यान देने के लिए आए हैं। खासकर या कहीं आपको बुलाया गया है, जो भी है ये केस मैं देख लूंगा। जय हिंद। इतना बोल विक्रांत सिन्हा ने जेब में फोन रखा, खड़े हुए और कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। खून की छींटों के बीच उन्हें लकड़ी की अलमारी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया और झुककर उसे उठाते हैं। एक मेडल, पीतल का, किनारों पर खरोंचे थी। उस मेडल को देखते हुए विक्रांत सिन्हा हैरानी भरी आवाज में कहते हैं, ये मेडल किसका और किस चीज का? पीछे से शंकरलाल टूटी हुई आवाज में विक्रांत सिन्हा को बताता है, साहब ये मेडल रामदीन का है, ओलंपिक में जीता था भाला फेंकने में। बहुत ताकत थी उसके हाथों में और देखो कोई उसके हाथों को ही ले गया। विक्रांत सिन्हा ने मेडल को घुमाया, पीछे की तरफ भी खून के हल्के निशान थे और निराशा भरी आवाज में कहा, मेडल जीतने वाले का ये हाल, घर है नहीं, कमाई का जरिया नहीं, इतना पैसा लगाकर देश के लिए मेडल जीतता है आदमी और देश ने इसे कुछ दिया नहीं, क्या होगा देश का? खैर आप चिंता मत करिए, जो भी चीजें हैं हम उन्हें देख लेंगे, पर अभी के लिए तो मुझे देखना कि ये दोनों केस लिंक कैसे हो रहे एक दूसरे से और इस निशान का क्या राज है। गुप्ता, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो, पर याद रखना बाहर कोई भी इस निशान को न देखे और इस निशान का जिक्र मीडिया तक नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? अजीब सा निशान। कृपया ध्यान दीजिए,
रात के 7:30 हो रहे थे। लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है। बहुत से लोग चढ़ते हैं और बहुत से लोग उतरते हैं। ये ट्रेन जाती थी बनारस बटवाया सुल्तानपुर। इसी ट्रेन के सेकंड एसी में 2 बर्थ थी जो आमने सामने थी और दोनों बुक्ड थी। सेकंड एसी लगभग खाली थी। एक शख्स A1 कोच पर चढ़ता है, हाथों में बस एक बैग। उस शख्स ने केसरी कलर का कुर्ता पहना हुआ था, नीचे सफेद धोती, माथे पर चंदन का टिक्का और चेहरे पर अलग सा तेज। उसने अपनी शिखा बांधी हुई थी और देखने में पंडित लग रहा था। खैर, वो आकर अपनी सीट पर बैठा। आसपास की सीट्स खाली थी और चढ़ने से पहले उसने चार्ट पर नाम पढ़ा था उस शख्स का जो शख्स सामने वाली बर्थ पर आकर बैठेगा। नाम था विक्रांत सिन्हा, पर वो चढ़ेगा सुल्तानपुर स्टेशन से। 2 घंटे की दूरी थी, पर ट्रेन का तो पता ही है, डिले हो जाए तो ये 2 घंटे 4 घंटे भी बन जाते हैं। खैर, वो पंडित अपना सारा सामान सेट करके बैठ जाता है और उसके दिमाग में काफी चीजें चल रही होती हैं। एक अजीब सी उथल पथल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्दी से जल्दी बनारस पहुंचना चाहता है। खैर, इंतजार करते करते काफी स्टेशन पीछे छूट गए। जो स्टेशन काफी छोटे थे, वहां से जब भी ट्रेन गुजरती तो उस पंडित को अजीब सा कुछ महसूस होता। और अगर कभी वो ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर क्रॉसिंग के लिए रुक जाती जहां आसपास कोई भी शख्स न होता, उस पंडित का सर फटने लग जाता, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा है। अजीब अजीब सी चीजें, अलग अलग तरह की आवाजें आती, और जब तक ट्रेन वहां से नहीं निकलती वो पंडित अपना सर पकड़े बस बैठा रहता। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। वो पंडित अपना खाना खा रहा था जब सुल्तानपुर स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है। ब्लैक पैंट, वाइट चेकदार शर्ट, नीचे फॉर्मल शूज और लेदर का बैग हाथों में लिए एक शख्स A1 कोच पर चढ़ता है। आंखों में रुआब और मूंछों पर ताव। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर जज्बा ऐसा कि बड़े बड़े आदमी से न डरे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा थे। वो अपनी बर्थ की ओर बढ़ने लग जाते, पर चढ़ने से पहले उन्होंने चार्ट पर देखा था कि उनके सामने वाली बर्थ पर कोई बैठा है, और जो शख्स वहां पर बैठा होगा उसका नाम है वेद प्रकाश मिश्रा। नाम पढ़कर लग रहा था कि जैसे कोई पंडित होगा, और जैसे ही विक्रांत सिन्हा अपनी बर्थ पर आए और सामने देखा तो वो पंडित ही था जो बैठा अपना खाना खा रहा था। खैर, विक्रांत सिन्हा बैठते हैं, उस शख्स को थोड़ी देर देखते हैं। वो शख्स भी या कहें पंडित भी विक्रांत सिन्हा को देख रहे थे, और विक्रांत सिन्हा को देखकर वो भी समझ गए कि शायद ये शख्स पुलिस में है, क्योंकि उनका रुआब ही ये दिखा रहा था। खैर, जब तक विक्रांत सिन्हा ने अपना सामान रखा बैठे, तब तक ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चलते ही वेद का खाना भी खत्म हो गया। उन्होंने पानी पिया और हाथ धोकर जैसे आकर बैठे अपनी बर्थ पर, देखा सामने बैठा वो शख्स विक्रांत सिन्हा सिगरेट पी रहा है, जिसका धुआं वेद तक आ रहा है। उन्होंने विक्रांत सिन्हा को समझाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज यहां पर स्मोक मत करिए। वैसे भी आप देखने में पुलिस वाले लगते हैं और खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं। प्लीज, अगर आपको स्मोक करना है तो आप बाहर गेट पर जाकर कर सकते हैं। मुझे यहां पर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा। जिस पर खींच कर कश ले विक्रांत सिन्हा ने धुआं वेद की ओर छोड़ा और कहा, मैं पुलिस से ही हूं, सब इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा, और यहाँ आसपास ज्यादा कोई है तो नहीं, तो मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ। और चलती ट्रेन के गेट के पास जाना सेफ नहीं होता, आपको नहीं पता क्या। और अगर आपको नहीं पसंद ये धुआं तो आप कहीं और पर जाकर बैठ जाइए, कितनी सीट खाली है, मुझे मत डिस्टर्ब करिए। वेद ने सोचा क्या बहस करना, तो उन्होंने अपने मुंह पर रुमाल रखा और बस बैठे रहे।
तभी विक्रांत सिन्हा का फोन बजा। कांस्टेबल गुप्ता का फोन था। वो फोन उठाते और सिगरेट पीते पीते ही बात करते। हाँ गुप्ता, क्या बना केस का? ये सुनकर वेद का ध्यान भी एकदम से उनकी तरफ गया। अरे हाँ यार, जा रहा हूं बनारस। ये जितने भी निशान मिले हैं, ये सबकी कड़ी वहीं जाकर जुड़ सकती है। एक मर्डर हो चुका है, डेड बॉडी अपने आप गायब हो चुकी है। दिक्कत तो है, और ऊपर से ये जो लाश मिली थी, ऑनलाइन मैंने काफी ढूंढा और ये निशान मुझे एक पहाड़ पर उभरा हुआ दिखाई दिया, और ये पहाड़ बनारस में कहीं है। जाता हूं, देखता हूं। सुनो, तब तक तुम उस नए इंस्पेक्टर पर ध्यान रखना, पता नहीं किसके साथ मिला है। खैर चल ठीक है, मैं निकल चुका हूं। कोई अपडेट मिले तो बताना। और सुनो, इन चीजों के बारे में ज्यादा किसी को पता ना लगने पाए, ठीक है? बात खत्म हो चुकी थी तो वेद अपनी बात को रखते। बॉडी अपने आप गायब हो गई? ये कैसे हो सकता है? विक्रांत सिन्हा फोन को जेब में रखते और वेद को घूर कर देखने लग जाते और फिर कहते हैं, तू मेरी बातें सुन रहा है? ये अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी इस केस के बारे में तू क्यों ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है? ये हमारा केस हम देख लेंगे। विक्रांत सिन्हा की सिगरेट खत्म हो चुकी थी। उन्होंने उसे बुझाकर एक पेपर निकाला, उसे पेपर में रखा और अपने बैग की साइड वाली जेब में रख दिया, ताकि जब उन्हें डस्टबिन दिखाई दे तो उसे वहां पर वो फेंक सके। और इसी के साथ साथ वो बोले, वैसे पंडित जी, एक बात बताइए, ये पंडित के प्रोफेशन में इतना पैसा है क्या कि आप सेकंड एसी में ट्रेवल कर पा रहे हैं? ये सुनकर वेद हंसे और बोले, अरे नहीं नहीं, मुझे किसी ने बुलाया वहां बनारस में, तो उन्होंने मेरे लिए टिकट बुक करवा दी थी। और वैसे एक बात कहूं सब इंस्पेक्टर, है ना, पैसों की भूख हमें नहीं है। मैं तो किसी से मांगता भी नहीं हूं, अपनी मर्जी से जो सामने वाला दे देता है वही ले लेता हूं, भगवान का प्रसाद समझकर। हमें लालच नहीं है। विक्रांत सिन्हा भी हंसे और बोले, सही है, वैसे आजकल इस प्रोफेशन में काफी पैसा है। बाबाओं को देखते हैं, ज्ञान देते हैं, माया छोड़ दो, पर खुद महंगी गाड़ी में घूमते हैं। कमाल है ना? जिस पर वेद कहते हैं, बात तो सही है, पर यहां पर अब बात को समझो कि यहां पर बात हो किसकी रही है। शायद यहां पर बाबा की बात नहीं, किसी कथावाचक की बात हो रही है। और जो सचमुच के साधु संत होते हैं वो अलग होते हैं। उन्हें किसी भी चीज की मोह नहीं होती, लालच नहीं होती। जैसे कलाकार होता है जो अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करता है, उन्हें कुछ पल का एंटरटेनमेंट देता है, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं और फिर उसके साथ वो जो मर्जी करे। जैसे आप हीरो की बात कर लें, हीरो तो बहुत सी फिल्मों में साधुओं का भी रोल करते हैं, पर आखिर में महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे घर होते हैं, कोई उन्हें तो कुछ नहीं कहता। पर वहीं पर जो ऐसे कथावाचक होते हैं वो तो बस कथा सुना रहे होते हैं एज अ नरेटर, और उन्हें पैसे मिलते हैं। हालांकि बहुत से कथावाचक ऐसे हैं जो इन पैसों को अच्छे कामों में लगाते हैं, बहुत से कथावाचक ऐसे हैं जो इनका गलत फायदा उठाते हैं, जो कि शायद जेल में है। न्याय सबको मिल जाता है, जो न्याय करेगा उसे सजा मिलेगी। पर रही बात साधु की, संत की, उनकी बात अलग होती है। मैं बहुत से ऐसे साधुओं को जानता हूं जिन्हें पैसा चढ़ता है, पर वो सारा पैसा लोगों के लिए दान कर देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जहां मुसीबत होती है वहां पर दे देते हैं। अलग अलग सोच है, अलग अलग बातें हैं। पर यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ लालच के लिए काम करते हैं। तो आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी गलत भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद हमारे ख्याल नहीं मिलते, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे बहस करूंगा। हर किसी की सोच अलग होती है। खैर, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, और माफ करिएगा मैंने आपके सामने स्मोक किया। मुझे भी देखना चाहिए कि सामने वाला कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही दोनों में बातें शुरू हुई। हालांकि दोनों की सोच और दोनों के काम काफी अलग थे, पर दोनों में बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे की बातों को समझा और एक हेल्दी कन्वर्सेशन हुई। रात के 1 बजने वाले थे। अविनाश,
उस रात जब उस डाक खाने में गया था तो उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया था, और ये वही आदमी था जो शुरुआत से उसके पीछे पड़ा हुआ है। वही काले लिबास वाला शख्स जिसके कंधे पर हमेशा एक कौवा रहता है। पर उससे वो वहां पर टिकट लेने नहीं आया था, बल्कि उसे चेतावनी देने आया था कि वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। वो लोग एक साए की तरह आते हैं और अविनाश को बताते हैं कि उसने तुम्हें चुना है, तुम उसे यहां पर लेकर आओ। पर कौन, किसने, ये अविनाश को नहीं पता था। अविनाश किसी तरह वहां से भाग के बच तो गया, पर उसे यह नहीं पता था कि वो जितना मर्जी भाग ले, उनकी नजर हमेशा उस पर है। अगले दिन अविनाश अपने कॉलेज गया। सब कुछ सामान्य था। रात हुई, वो आकर अपने कमरे में सो गया, पर उसका दिमाग अब भी शांत नहीं था। वही अजीब बातें, वही चेहरे, वही आवाजें। वो उससे कह रहे थे, तुम्हें चुना है उसने, तुम्हें उसे इस दुनिया में लेकर आओगे। पर कौन? यह सवाल अविनाश के दिमाग में खटक रहा था। और फिर उसे एक सपना आता है। अविनाश खुद को एक अंधेरी जगह पर पाता है। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांस कानों में गूंजती। अचानक उसके सामने एक आकृति चमकने लगी। एक शरीर, लेकिन पूरा टूटा हुआ, जैसे किसी ने इंसान को टुकड़ों में बांटकर फिर से जोड़ दिया हो। हर जोड़ से अजीब सी चिक-चिक की आवाज निकल रही थी। उसकी त्वचा जगह जगह से खिंची हुई थी, नसें अलग से धड़कती हुई दिखती, और आंखें मानो किसी और दुनिया की आग से जल रही हो। अविनाश के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, जैसे उसे बुलाया जा रहा हो। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक वो आकृति मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो हजारों फटे हुए गलों से एक साथ हंसी निकल रही हो। धीरे धीरे अंधेरा और भी ज्यादा गाढ़ा होने लगा, और अविनाश समझ गया ये सपना नहीं है, ये बुलावा है, और शायद ये उसकी यहां पर आखिरी रात है। एकदम से आकृति चमकती है और सुबह हो जाती है। अगले दिन ना वो कॉलेज पहुंचा, ना मैस में दिखा, ना दोस्तों से मिला। उसका कमरा पूरी तरह बंद था। पहले दिन सबने सोचा शायद बीमार है। दूसरे दिन तक बेचैनी बढ़ती गई। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। उसका दरवाजा जैसे किसी अजनबी सन्नाटे से घिरा हुआ था। आखिरकार दोस्तों और वार्डन ने मिलकर उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर जो नजारा था उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सीलन भरी हवा। बिस्तर पर चादर बिखरी हुई थी, और ठीक बीच में खून से बना हुआ था एक निशान, गोल निशान, अजीब सा, जिसके बीच में कुछ आकृतियां थी, ट्रायंगल, कर्ल, जैसे किसी कल्ट या किसी काले अनुष्ठान का हिस्सा हो। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। केस इंस्पेक्टर नवीन के हवाले किया गया। वो कई सालों से रहस्यमय केस सुलझाते आए थे, पर यह मामला उन्हें भी सहज कर देगा। न दरवाजा टूटा हुआ था, न खिड़की खुली, न किसी के घुसने का सबूत, न निकलने का। अविनाश जैसे हवा में गायब हो गया। बिस्तर पर फैला हुआ खून से बना गोल निशान हवा में डर भर रहा था। गंभीर आवाज में इंस्पेक्टर नवीन कहते, दरवाजा बंद था, खिड़की भी अंदर से लॉक। तो फिर अविनाश बाहर कैसे गया? कांस्टेबल रवि थोड़ा हिचकिचाता है। यह वहां कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, पर जब कुछ नहीं मिलता तो कहता है,
साहब, अंदर से कोई निकला नहीं, ऐसा लग रहा है वो गायब हो गया। इंस्पेक्टर नवीन झुककर बिस्तर के बीच बने खूनी गोले के निशान को देखते हैं, ध्यान से उस पर उंगलियां रखते हैं और कहते हैं, यह साधारण खून का दाग नहीं है। देखो, गोलाई कितनी परफेक्ट है, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। वार्डन, जरा यहां पर आओ और बताओ, अविनाश कहाँ गया? आखिरी बार तुमने उसे कब देखा? वार्डन, जो कि पीछे खड़ा हुआ था, डरते हुए आगे आता है और कांपती आवाज में कहता है, साहब, 2 दिन से वो कमरे से बाहर नहीं आया। हमने सोचा बीमार होगा, लेकिन आज जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मजबूरन तोड़ना पड़ा। लड़का अच्छा है, पर पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर नवीन की भौहें ऊपर की ओर हुई और वो तेजी से बोली, अजीब? क्या मतलब? वार्डन तुरंत जवाब देता है, अजीब मतलब कि खुद से ही बातें करता, रात को जागता रहता। कई बार मैंने उसे छत पर भी देखा, और जब 2 दिन पहले आया था, रात को ही आया था भागते हुए, और मैं यहीं पर हॉल में बैठा हुआ था, कुछ काम था मुझे। मैंने पूछा क्या हो गया? पता नहीं, बोला वो आने वाला है, उन्होंने मुझे चुना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बात कर रहा है। कांस्टेबल रवि ने घबरा कर वार्डन की तरफ देखा और कहा, साहब, ये आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? वो आने वाले हैं, उसने उन्हें चुना है, कहीं कोई भूत? कांस्टेबल, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। हमने बहुत से ऐसे केस सॉल्व किए जहां पर लगा था कि भूत होगा, पर वहां पर कुछ भी नहीं होता, समझे? इंस्पेक्टर नवीन ने गहरी सांस ली। उन्होंने दीवार पर टॉर्च डाली और देखा कि बिस्तर के पास वाली दीवार पर हल्के हल्के नाखून से बने हुए जैसे खरोचों के निशान हैं। वो धीमे से स्वर में बोली, ये देखो, किसी ने दीवार पर कुछ उकेरने की कोशिश की। लगता है वो लड़का आखिर में कुछ लिखना चाहता था। कुछ तो है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर हुआ क्या था। आखिर ये अविनाश गायब कैसे हो गया, और ये आखिर गायब होकर गया कहाँ? वहीं दूसरी तरफ 1 दिन पहले की बात, विक्रांत सिन्हा दूसरे रास्ते। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए स्टेशन से बाहर की ओर जा रहे थे और साथ ही साथ सोच रहे थे। वेद अजीब आदमी था, बातें जैसे किसी और दुनिया की कर रहा हो, लेकिन उसमें कुछ अपनापन तो था। कहीं वो इस केस से जुड़ा तो नहीं? यार, वो तो पंडित है, यहाँ पर किसी के घर पूजा करने आया, वो इस केस से कैसे जुड़ा हो सकता है? खैर, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब ये सफर बहुत लंबा है। विक्रांत सिन्हा बनारस किसी आम चोरी के लिए नहीं, एक खून के केस के लिए आए थे। एक खून और एक लाश का गायब हो जाना, जिसके पीछे शायद किसी कल्ट का हाथ था, जो किसी ऐसे शख्स को यहां पर लाना चाहता था जिसके लिए वो ये सारे खून कर रहा था। डेड बॉडी गायब हुई थी, वहां पर एक निशान मिला था, और वैसे एक निशान एक लाश पर भी मिला था। जब विक्रांत सिन्हा ने उस निशान के बारे में और खोज की तो उन्हें बनारस से कुछ दूर एक गांव है, वहां की एक पहाड़ी पर ये निशान दिखा। गूगल पर उसकी फोटो थी, तो बिना देरी के वो यहां पर आ चुके थे। विक्रांत सिन्हा स्टेशन से बाहर निकलते हैं कि तभी कांस्टेबल गुप्ता का फोन आता है। हेलो सर, पहुंच गए आप? कुछ मिला आपको? विक्रांत सिन्हा उसकी बात सुनकर सीरियस टोन में कहते हैं, अभी तो पहुंचा हूं, इतनी जल्दी कैसे कुछ मिल जाएगा? पर मुझे जहां तक लग रहा है, ये केस सिर्फ मर्डर केस नहीं है, यहाँ पर कोई पुरानी कहानी भी जुड़ी है। खैर, इंस्पेक्टर की क्या हाल है? कांस्टेबल गुप्ता अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है, सर, इंस्पेक्टर के हाल आपको पता ही है। मुझसे पूछ रहे थे आपके बारे में कि कहाँ गया है, केस का क्या चल रहा है, वो जो मर्डर हुआ था
कह रहे हैं एविडेंस चाहिए, एविडेंस। अब मैं कहाँ से एविडेंस दूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी। मुझे लगता है उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है, हम पर नजर रखी जा रही है। फोन रख दिया गया, पर कहानी शायद सबसे बड़ा एविडेंस थी यहां पर। सुबह के 4 बजने वाले थे। बनारस का बस अड्डा लगभग खाली था। ठंडी हवा में धूल उड़ रही थी। विक्रांत सिन्हा ने अपने कंधे पर छोटा बैग एडजस्ट किया। आज वर्दी नहीं, बस आम कपड़े, ताकि कोई पहचान न सके। उस गांव के लिए कोई बस रोज नहीं चलती थी, सिर्फ एक सुबह आती थी, और वो बस थोड़ी देर बाद विक्रांत सिन्हा के सामने आकर खड़ी हो गई। एक पुरानी सी बस, पेंट उतरा हुआ था और दरवाजे पर लोहे का जंग। बस के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, बस गिने चुने लोग। एक कंडक्टर जो ठंडी हवा में रुमाल बांधकर बैठा था और अगली सीट पर विक्रांत सिन्हा को रोकता है और पूछता है कि कहां पर जाओगे। विक्रांत सिन्हा उस गांव का नाम लेते, उस गांव का नाम सुनते वो कंडक्टर अपने रुमाल को नीचे करता है। विक्रांत सिन्हा को ऊपर से नीचे तक देखता है और टिकट काटता है, पर उसकी आंखों में कोई राज था, राज जिसके बारे में विक्रांत सिन्हा जानना चाहते थे। खैर, विक्रांत सिन्हा ने खिड़की के पास वाली सीट ली और खिड़की से बाहर धुंधली सड़क पर नजर घुमाई। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकली और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ दूर जाने के बाद बस एक खंडर सी जगह के सामने आकर रुकी लगा, पर उन्होंने अपना चेहरा शांत रखा, क्योंकि वो जानते थे यह सफर सिर्फ एक गांव का नहीं, किसी अंधेरे सच का था। बस एक पतली सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ खेत, पेड़ और कभी कभी छोटा तालाब। विक्रांत अपनी जगह से उस लड़के को देख रहे थे, जिसका चेहरा अब भी सफेद कपड़े से ढका हुआ था। उसके साथ बैठा आदमी शायद उसका गार्डियन था। आंखों में अजीब सी शांति थी, या कोई राज। विक्रांत सिन्हा अपनी सीट को एडजस्ट करते और उस शख्स की ओर झुकते हुए हल्की सी टोन में कहते, भाई साहब कहां जा रहे हो? यह सुनकर शख्स विक्रांत सिन्हा की ओर देखता है, थोड़ा चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए वो बोलता है, वहीं जाता, खास खास लोगों को ही बुलाया जाता है। बस के हॉर्न की आवाज गूंजती, हवाएं तेज चलती है और एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। विक्रांत के दिमाग में सवाल पर सवाल उठ रहे थे, पर उन्होंने अपना चेहरा शांत रखा। पुलिस वाला दिमाग कह रहा था, ज्यादा पूछने से शक हो जाएगा। अगर जहां पर विक्रांत सिन्हा जा रहे हैं वहीं पर ये दोनों भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। विक्रांत सिन्हा पीछा करेंगे, देखेंगे कि ये लड़के के साथ आखिर करेंगे क्या और ये दोनों हैं कौन। इसी के साथ उन्होंने अपनी बातों को खत्म किया और खिड़की से बाहर देखने लगे, पर अभी भी उनका ध्यान उस लड़के पर था जो चुपचाप बैठा हुआ था, जिसके अंदर कोई जिंदगी नहीं है ऐसा लग रहा था। बस आगे बढ़ रही थी, पर रास्ता सिर्फ गांव का नहीं, किसी अंधेरे सच का था। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू था। अविनाश 2 दिन पहले वो गायब हो गया था। आखिरी बार उसे अपने कमरे में जाते हुए देखा गया था। अपने कमरे में वो बंद था, अचानक से गायब हो गया और इसकी खबर विक्रांत सिन्हा को नहीं थी। हालांकि विक्रांत सिन्हा अविनाश को जानते थे। वहीं दूसरी तरफ पंडित वेद प्रकाश मिश्रा, वो भी सफर पर थे। एक पुरानी काली कैब में वो बैठे हुए थे और वो भी उस गांव की तरफ जा रहे थे, जिस गांव की तरफ विक्रांत सिन्हा और वो दोनों शख्स जा रहे थे। वेद ने आंखें बंद कर रखी थी, जैसे कुछ मंत्र याद कर रहे हो। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा। वेद बाहर की ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं और मन ही मन कहते हैं, अब समय का खेल है, बुलावा आ चुका है। वो काली रात आने वाली है और इस काली रात के बाद उजला सवेरा मुझे लाना होगा। आखिर क्या होने वाला है उस गांव में? क्या राज है उस कल्ट का? कौन है इसके पीछे और किसे वो बुलाना चाहते हैं और क्या करेंगे अविनाश के साथ?
ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा एंड आई एम रियली सॉरी कि विक्रांत सिन्हा के पॉडकास्ट पर एपिसोड काफ़ी डिले आया है। काफ़ी रीजंस हैं। एक तो मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था एंड सेकंड मैं एक और चीज़ पर उलझा हुआ था। एक रियल केस हॉरर है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बट खैर नहीं चेकआउट करना चाहते कोई बात नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा अगला एपिसोड जल्द से जल्द आए, मंडे को आए एंड उसके बाद ये जो हमारी स्ट्रीक है वो ब्रेक ना हो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया प्लीज़ इसे शेयर करें। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा पॉडकास्ट को रेटिंग ज़रूर दें और हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आईडी है कहानीकार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।